हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में मैं ओ लेवल जो कि नीलिट के द्वारा कराई जाती है उसका मैं फर्स्ट पेपर यानी मॉड्यूल 1 लेके आया हूं। दोस्तों, ये पार्ट 1 है। इस मॉड्यूल को दोस्तों आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, और प्रत्येक क्वेश्चन की भी उसमें व्याख्या भी दी गई है जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, क्वेश्चन को समझने से पहले सबसे ज़रूरी है समझना दोस्तों इसका सिलेबस क्या है, यानी कि प्रत्येक यूनिट से कितने कितने क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसका थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं कि प्रत्येक यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, और उसके बाद कुल कितने यूनिट्स हैं, और उसके बाद जो है दोस्तों हम जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले चलिए हम लोग इसकी थोड़ी सिलेबस देख लेते हैं। दोस्तों इसका जो सिलेबस है यानी कि मॉड्यूल 1 जो होता है उसका जो सिलेबस है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। कुल इसमें जो है आपके 6 यूनिट्स होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6 यूनिट्स होते हैं, और प्रत्येक यूनिट से कितने नंबर आते हैं दोस्तों इसके सामने प्रत्येक यूनिट्स के दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुल कितने नंबर के किस यूनिट से आते हैं। दोस्तों इसके बाद आप नीचे यहाँ पे आप देखेंगे तो कुल टोटल कितने मार्क्स होते हैं, वो 100 होते हैं। दोस्तों एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा कि एमएस ऑफिस जो होता है उससे केवल और केवल 60 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एमएस ऑफिस बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आप उसी के द्वारा ही आसानी से फर्स्ट पेपर पास हो जाएंगे। दोस्तों मैं जो ये दिखा रहा हूँ यूनिट 2nd, 3rd और 4th जो है दोस्तों ये एमएस ऑफिस के ही पार्ट है। उसके बाद जो नीचे जो 2 यूनिट्स हैं वो दोस्तों इंटरनेट के हैं, ये नीचे वाले। दोस्तों तो ये कुछ रहा मॉड्यूल 1 का सिलेबस। दोस्तों अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इम्पॉर्टेंट जो मॉड्यूल 1 के हैं। दोस्तों आप लोगों के सामने प्रश्न 1 ये रहा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों ये पूछ रहा है कि वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है। दोस्तों इसके 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे दिए गए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन ए है CD रोम, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है रोम, ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क। दोस्तों चलिए सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी इसकी व्याख्या भी देखेंगे दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देख के आप अगर जाएंगे एग्ज़ाम में तो आप वो भूल भी सकते हैं, लेकिन अगर उसकी थोड़ी आप व्याख्या भी देख लेंगे तो वो उतना आसानी से आप भूलेंगे नहीं, और वो एग्ज़ाम में आप सरलता से उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी इस पर चर्चा भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों जो रैम होता है वो वोलेटाइल होता है दोस्तों। तो दोस्तों कभी कभी पूछता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो आप जाने रहिएगा कि दोस्तों जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है वो रोम होता है। तो दोस्तों इससे आपके एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए दोस्तों इसकी थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं कि रैम जो होता है वोलेटाइल मेमोरी क्यों होती है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान गए कि इस क्वेश्चन का आंसर रैम है, तो इसकी कुछ व्याख्या दोस्तों इस प्रकार से है कि सामान्य रूप से मेमोरी जो होता है 2 प्रकार की होती है दोस्तों। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की 2 प्रकार की होती है। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो जो दोस्तों प्राइमरी मेमोरी होती है वो सामान्य रूप से 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम। इसके बाद दोस्तों इसकी कुछ व्याख्या है रैम की, तो वो कुछ
इस तरह से है कि रैम का पूरा नाम जो होता है दोस्तों वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। दोस्तों कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछता है, लेकिन ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। लेकिन कभी कभी दोस्तों जब पेपर सरल बना देता है तो ये भी पूछ लेता है। तो इसका फुल फॉर्म दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, रैम एक रीड राइट मेमोरी होती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, रैम जो होती है रीड का भी काम करता है और राइट का भी काम करता है, जबकि रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी होती है, वह केवल रीड करता है, राइट नहीं करता है। इसके बाद इसकी दोस्तों व्याख्या कुछ और है। रैम में सूचना को लिखने के साथ साथ पढ़ा भी जा सकता है। यह एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें सूचना तभी तक स्टोर रहती है जब तक कंप्यूटर को पावर सप्लाई दी जा रही हो। यानी कि दोस्तों पावर जब स्विच ऑफ हो जाता है या पावर जो है किसी कारणवश बाधित हो जाता है तो रैम में जो स्टोर होती है सूचना दोस्तों वो नष्ट हो जाती है। इसके बाद दोस्तों रैम के प्रकार है, कभी कभी पूछता है कि रैम के कितने प्रकार होते हैं, उनकी व्याख्या करिए। या कभी कभी ऑप्शनल में भी बहुविकल्पीय में भी दे देता है कि कौन सा रैम का प्रकार है कौन सा नहीं। तो दोस्तों रैम दो प्रकार का होता है, आप लोग जाने रहिएगा। स्टैटिक रैम होता है और एक डायनामिक रैम। दोस्तों कुछ प्रश्न एक की व्याख्या थी जो कि एक एक पॉइंट दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूरा जो इसका व्याख्या है दोस्तों एक एक चीज़ दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसकी थोड़ी व्याख्या भी देखेंगे। दोस्तों प्रश्न आप लोगों के सामने दो ये रहा, ये भी दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों के सामने कि जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए पार्ट 1 में मैं लेके आया हूँ, ये प्रीवियस का जो ओ लेवल का एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, इसमें पूछ रहा है कि एक CPU में कम से कम शामिल होते हैं। दोस्तों इसके 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे दिए गए हैं, यहाँ पे आप लोग इसके 4 ऑप्शन देख लीजिए। इसके बाद चलिए दोस्तों इसका हम लोग आंसर देखेंगे, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ALU और कंट्रोल यूनिट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है ये हो जाएगा, यानी कि एक CPU में कम से कम शामिल जो होता है वो ALU होता है और कंट्रोल यूनिट होता है। दोस्तों चलिए थोड़ी अब व्याख्या भी देख लेते हैं कि ALU क्या होता है और कंट्रोल यूनिट क्या होता है। दोस्तों इसकी कुछ व्याख्या इस प्रकार से है, सामान्य रूप से कंप्यूटर में ALU तथा कंट्रोल यूनिट पाया जाता है। अब दोस्तों ALU के बारे में थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एक पॉइंट है दोस्तों इसके। तो ALU जो है, ALU का पूरा नाम जो है दोस्तों वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ALU का प्रमुख कार्य कंप्यूटर में गणित की संख्याओं का हिसाब लगाना और लॉजिक तुलना करना होता है। ALU को 4 बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेशन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये ऑपरेशन है जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। दोस्तों कभी कभी इसके बारे में पूछ लेता है लिखने वाले में भी क्वेश्चन में, तो आप जो है इससे जो है आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों कंट्रोल यूनिट के बारे में जान लेते हैं कि कंट्रोल यूनिट क्या होता है। तो ये है कंप्यूटर के सभी भागों को कंट्रोल करता है और विभिन्न भागों को विभिन्न आदेश प्रदान करता है। अर्थात संक्षेप में कहे तो यह पूरे कंप्यूटर को अपने नियंत्रण में रखता है। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल यूनिट का काम ही होता है सभी पार्टों को नियंत्रित करना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों प्रश्न 3 आप लोगों के सामने ये रहा,
दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित है। दोस्तों सामान्य रूप से जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। दोस्तों ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन दे दिए गए हैं आप लोगों के सामने 4। तो पहला ऑप्शन है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, सेकंड ऑप्शन है वेब ब्राउज़र, ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी है स्प्रेडशीट। जी हाँ दोस्तों, चलिए इसका सबसे पहले आंसर देखेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी इसकी व्याख्या भी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण माना जाता है। दोस्तों अब चलिए थोड़ी इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ व्याख्या इस प्रकार से है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर की आंतरिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है एवं यूज़र इंटरफेस प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मुख्य कार्य यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रदान करना होता है। दोस्तों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछता ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में उदाहरण सहित व्याख्या करिए। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप जब पूरी जानकारी रखेंगे तो जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, अगर थोड़ा घुमा के भी क्वेश्चन आएगा तब भी आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों प्रश्न 4 आप लोगों के सामने ये रहा। दोस्तों ये कह रहा है कि एक प्रिंटर का रेजोल्यूशन मापा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे दिए गए हैं। इसके 4 ऑप्शन ये रहे कुछ इस प्रकार से: मेगाबाइट, हर्ट्ज, DPI और इंच। दोस्तों चलिए इसका सबसे पहले आंसर देखते हैं, उसके बाद थोड़ी इस पे भी चर्चा करेंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा DPI, यानी कि जो प्रिंटर को मापा जाता है वो दोस्तों वो DPI में मापा जाता है। दोस्तों कुछ इसकी व्याख्या भी है जो आप लोग देख सकते हैं कि DPI का पूरा नाम भी पूछता है। दोस्तों क्या होता है, तो डॉट्स पर इंच होता है, जो कि दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये लाइन इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसका जो पूरा नाम होता है डॉट्स पर इंच होता है। इसके बाद आगे इसकी कुछ व्याख्या है दोस्तों, वो है प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस होता है। दोस्तों माफ़ी चाहते हैं, प्रिंटर जो होता है वो इनपुट डिवाइस नहीं होता है, बल्कि जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है। यहाँ पे ये जो है गलत लिखा गया है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। दोस्तों ये जो प्रिंटर जो होता है वो आउटपुट प्रदान करता है, ना कि इनपुट। इसके बाद इसकी कुछ व्याख्या जो है दोस्तों और आगे जो है इस प्रकार से, जो कई प्रकार का होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रिंटर कई प्रकार का होता है। प्रिंटर के माध्यम से यूजर अपने इनपुट को आउटपुट के रूप में प्राप्त करता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैं आप लोगों से बताया कि प्रिंटर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है, ना कि इनपुट। यहाँ पे गलत लिखा गया है। तो जैसे दोस्तों एक यूज़र जो होता है कंप्यूटर को निर्देश देता है कोई, यानी कि इनपुट के माध्यम से निर्देश देता है, तो वो जो होता है निर्देश उसको आउटपुट के माध्यम से प्रिंटर के द्वारा उसे प्राप्त हो जाता है। दोस्तों ये इसकी कुछ व्याख्या थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, क्योंकि ये इनपुट नहीं है, ये इनपुट नहीं है बल्कि ये आउटपुट है दोस्तों। इसके बाद चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद उसकी भी थोड़ी व्याख्या देखेंगे। दोस्तों 5वां क्वेश्चन जो रहा आप लोगों के सामने, ये जो सामने दिख रहा आप लोगों के, बहुत ही दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। ये पूछ रहा है कि EEPROM यानी कि EEPROM से तात्पर्य क्या है। अगर इसको आप लोग देखें तो ये कहने का मतलब है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। दोस्तों इसका 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने ये दे दिया गया है।
ये दोस्तों जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें लोग फंस जाते हैं, क्योंकि सभी एक तरीके से दिख रहे हैं, सिमिलर दिख रहे हैं, तो इसमें लोग गलती करके चले आते हैं। इसको एक एक जो है दोस्तों वर्ड को अगर आप ध्यान से पढ़ के करेंगे तभी आप इसको सही कर पाएंगे दोस्तों। चलिए सबसे पहले इसका आंसर दोस्तों देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है वो है इलेक्ट्रिकली इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, अगर आप विकल्प में देखें तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जो आपका दिख रहा है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों ये रहा आप लोगों के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके बाद थोड़ी दोस्तों चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि वो भी क्वेश्चंस जो हैं ओ लेवल में पूछे गए हैं। तो कम समय में कुछ और भी क्वेश्चन चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में एक फर्स्ट ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो दिया हुआ है ये ऑफ लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप लोग सामान्य रूप से जानते हैं कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है तो रीड ओनली मेमोरी होता है। दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये दिया गया है ओनली, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, ना कि ए। चलिए दोस्तों और भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस और आप लोगों के सामने ये रहे जो कि एक एक क्वेश्चन जो है ओ लेवल में पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये कह रहा है कि बेस 2 तक नंबर प्रणाली होती है, यानी कि जो दोस्तों बेस 2 तक होती है उसको बाइनरी बोला जाता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, ये कह रहा है कि कंप्यूटर को खोलते ही पहली स्क्रीन जो दिखाई देती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसको दोस्तों डेस्कटॉप कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों कि विंडो डेस्कटॉप में एक तीर यानी कि एरो के साथ आइकॉन को क्या कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं उसको। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शॉर्टकट। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन 4 है दोस्तों, ये कह रहा है कि एक्सेल के रेडीमेड फार्मूला को क्या कहते हैं, यानी कि दोस्तों जो एक्सेल में पहले से बने बनाए फार्मूला होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो इसको जो है दोस्तों फंक्शन बोलते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें पांचवा, वो कह रहा है कि एक उपकरण जिसमें मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन निष्पादित होता है किसके द्वारा। तो दोस्तों ये जो होता है वो मॉडम करता है, यानी कि जो होता है मॉडम जो होता है, मॉडम का दोस्तों फुल फॉर्म ही होता है मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट, यानी कि जो होता है मॉड्यूलेट सिग्नल जो होता है उसको डीमॉड्यूलेशन में चेंज करता है, और डीमॉड्यूलेशन सिग्नल को जो होता है वो मॉड्यूलेशन सिग्नल में चेंज करता है। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे आप लोगों के सामने जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। ये दोस्तों पार्ट 1 वीडियो था। कोशिश करेंगे कि ऐसे ही दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ और वीडियो लेके आए जिससे आपकी तैयारी कुछ अच्छे तरीके से हो जाए और आप आसानी से मॉड्यूल 1 पास हो सकें। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको शेयर कर दीजिएगा, खासकर उनके लिए जो हिंदी माध्यम से ओ लेवल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ जिससे आप लोगों की ओ लेवल की तैयारी दोस्तों अच्छे ढंग से हो सके और आप लोग आसानी से ओ लेवल पास हो सकें। दोस्तों अगर इस वीडियो में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं दोस्तों, और यदि आप लोगों का कोई सुझाव हो या त्रुटि से संबंधित कुछ आप लोग कहना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।